तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर में, जो इंटरनल ऑर्गन है, वो इंटरनल ऑर्गन जो है उसकी एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। प्रत्येक ऑर्गन का अपना काम है। lungs is connected to respirations, heart is connected to blood circulations, liver is connected to digestions, spleen is connected to digestions, large intestine and small intestines are also connected to gastrointestinal tract, urinary bladder and kidney is connected to the water circulations। सबका एक अपना फंक्शन है, ठीक है ना। पैंक्रियाज इज ए ग्लैंड। तो उस फंक्शन को, प्रत्येक ऑर्गन के फंक्शन को निर्धारित करने के लिए उसके अंदर में ऑर्गन्स, उसकी एक अपनी एनर्जी होती है। वो एनर्जी नॉर्मल एनर्जी कहती है और वो नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो करती है, जो उसका डायरेक्शन है। दूसरा, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल की, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल एनर्जी। द डायरेक्शन ऑफ द मेरिडियन जो होता है, आपने प्रत्येक ऑर्गन का एक अपना रास्ता, अपना पाथ है बॉडी के अंदर में। जैसे लंग्स मेरिडियन है तो लंग्स का रास्ता है, पाथ है, उसमें लंग्स की ऊर्जा फ्लो करती है। हार्ट की मेरिडियन है, उसमें हार्ट की ऊर्जा फ्लो करती है। लीवर मेरिडियन है, उसकी ऊर्जा, गॉल ब्लैडर मेरिडियन उसकी ऊर्जा, स्प्लीन मेरिडियन उसकी ऊर्जा, स्टमक मेरिडियन उसकी ऊर्जा। इस तरीके से 12 मेरिडियन हमारे बॉडी में ऑर्गन वाइज होते हैं और 2 बीच में होते हैं, एक पीछे की तरफ होते हैं, एक आगे की ओर, जिसको हम रेन मेरिडियन या हम गवर्निंग वेसल मेरिडियन भी हम कहते हैं। पीछे वाले को गवर्निंग वेसल और आगे वाले को रेन मेरिडियन या कंसेप्शन वेसल मेरिडियन कहते हैं। तो ये जो है वो हमारे बॉडी में जो है ऑर्गन्स है और ये प्रत्येक अपने डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो ये इंटरनल ऑर्गन का जो मेरिडियन है वो उसमें अपना प्रत्येक की ऊर्जा जो है बहती है। कोई ऊपर से नीचे बह रहा है, कोई नीचे से ऊपर बह रहा है। वो तो जब मेरिडियन हम पढ़ेंगे तब फिर हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो हो रहा है, उसका फ्लो कैसे होता है। तो ये फंक्शनल जो एनर्जी होती है, डायरेक्शन ऑफ जो की होता है ऑफ ईच इंटरनल ऑर्गन, प्रत्येक इंटरनल ऑर्गन का जो डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही उसका फंक्शन से रिलेटेड होता है उसका डायरेक्शन, अगर वो किसी वजह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसका वजह हो सकता है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, मार्ग का उल्लंघन हो रहा हो, नॉर्मल डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं कर रहा हो। तो जब ये फंक्शनल की जो है अगर फ्लो करता है कोई रॉन्ग डायरेक्शन में, ठीक है ना, रॉन्ग डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है, जैसे अपवर्ड जाना चाहिए तो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जाना चाहिए तो अपवर्ड जा रहा है, तो सब कहिए उसको कि ये कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एनर्जी है। और जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसको हम विद्रोही ऊर्जा भी कहते हैं। इसमें नॉर्मल सिस्टम का विद्रोह किया, मतलब उसका विरोध किया, तो इसको हम लोग रिबेलियन की भी कहते हैं। तो ये भी आपको जानने की जरूरत है। तो आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि जो ऊर्जा का फ्लो का डायरेक्शन है, जैसे वाले एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि हार्ट मेरिडियन जो है वो आर्म पिट के पास से शुरू होता है 1,
और लिटिल फिंगर के नेल के नीचे एंड करता है, वहां होता है 9। तो 1 to 9 है। इसका एक ऊर्जा का जो है बहने का तरीका है, और इसके कारण जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे जो है फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। और अगर ये एनर्जी जो है ये डायरेक्शन में अगर नहीं फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमको इस डायरेक्शन में जितने भी तरह के जो इरेगुलरिटीज या असंतुलन है, वो सारा असंतुलन हमारे बॉडी में दिखाई देगा। तो ये सब भी चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये भी देखना है कि जो आगे पेशेंट बैठा हुआ है, वो पेशेंट का जो फंक्शनल की है, उसका फ्लो का डायरेक्शन क्या है। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेक्शंस। तो एनर्जी का ये मार्गोल्लंघन हो जाएगा। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में वो जा रहा है वो एनर्जी, तो इसका मतलब है कि अदर देन दी नॉर्मल, जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बार बार, अदर देन दी नॉर्मल डायरेक्शन में ये एनर्जी जा रही है। हम लोग आगे सारे ऑर्गन का जो है पढ़ेंगे कि उसका डायरेक्शन चेंज होने पे क्या होता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगर एनर्जी जो है, there are so many examples we will quote later on। तो कॉन्ट्रावेक्शन जो है की का, वो जो है वो फॉलोइंग कंडीशंस में जो है वो उसका उसकी जो है वो संभावना प्रोबेबिलिटी बनती है। क्या होती है, कैसे बनती है कि अगर if the normal direction of the functional key is upward, अगर ऊपर की ओर एनर्जी जा रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर में डिफिशियंसी आ जाती है। जैसे आपको हमने कल भी डिस्कस किया था, डिफिशियंसी आ जाए, सिंक कर जाए, कोलैप्स कर जाए, या फिर स्टैग्नेंट हो जाए, या उसके अंदर में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, फिर या तो वो रेज कर जाए, वो एक्सेसिवली रेज कर जाए। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में वो एनर्जी जो है जा रही है, बट इट फेल्स टू रीच द डेस्टिनेशन। अब आप देखिए, हमारी गाड़ी प्रति घंटा जो है वो 60 के स्पीड से उसको पहुंचना है एक जगह, टाइमिंग इज फिक्स्ड। लेकिन अगर वो नॉर्मल एनर्जी बह रही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि अगर वो नॉर्मल एनर्जी कम हो गई, यानी उसका जो स्पीड है अगर कम हो गया, तो डायरेक्शन बदलने का चांसेस है। वो डायरेक्शन जो है उसकी चेंज हो जाएगी। अगर वो एनर्जी अपने नॉर्मल डायरेक्शन में जो फ्लो कर रही है, जिस स्पीड से, जिस ताकत से, वो अगर किसी वजह से अगर कम हो गई, तो इसका डायरेक्शन चेंज होने का चांसेस है। ये भी आपको देखने की जरूरत है कि वो डेस्टिनेशन पे अगर फेल्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, तो दिस आल्सो ए कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रावेक्शन होगी। इसको भी कॉन्ट्रावेक्शन हम कहते हैं। अगर वो वहां डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगी, तो इसका मतलब है वो उस ऊर्जा की, उस फंक्शनल की का कॉन्ट्राडिक्शन होगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये किस नेचर का कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो डिफिशियंसी टाइप। एनर्जी अगर ऊपर अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रही, डायरेक्शन उसका वही है अपवर्ड, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही है, उसका प्रयास हो रहा है पहुंचने का, नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब है कि एनर्जी कमजोर हो गई, वो वहां नहीं पहुंच पा रही। तो ये किस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन होगा, डिफिशियंसी टाइप का।
और मान लीजिए एनर्जी जो है अगर बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो वो एक्सेस टाइप का डिफिशिएंसी हो जाए, वो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको आएगा आगे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये जनरली जो है स्प्लीन के केस में देखा गया है। जब स्प्लीन जो है सिंक करता है, स्प्लीन की ऊर्जा जब सिंक करेगी ना तो लूज स्टूल होने लगेगा पेशेंट को। उसका कंप्लेन आपके पास रहेगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब हमको जो है वो लूज स्टूल होता है। और अगर वो सिंक करेगा मतलब डिफिशियंसी और डीप जाएगी तो कहेगा कि और भी थोड़ा वाटरी फॉर्म में स्टूल हो रहा है, बाउल मूवमेंट जब होता है तब। और उसके बाद अगर किसी वजह से सिंक करते करते मतलब डिफिशिएंट होते होते और जब नीचे गहराई में पहुंचेगा तो हो सकता है कि वो आपको उसकी एनर्जी प्रोलैप्स भी कर जाए। मतलब आपको याद होगा कि स्प्लीन की ऊर्जा होल्ड करने का काम करती है। हमने पीछे क्लास में बताया वो होल्ड करती है। अगर मान लीजिए वो होल्ड नहीं कर पाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो क्या होगा? ऑर्गन जो होता है वो ऑर्गन सारे अपने स्थान से नीचे की ओर आने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि पेट में एक सेंसेशन आएगा कि हमारे ऑर्गन नीचे की ओर लटक रहे हैं। तो स्टोमक लटक जाता है, वेरिकोस वेन हो जाता है, हेमरोइड हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं। इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो प्रोलैप्स हो जाएगा, तो रेक्टम बाहर की ओर आ जाता है। फीमेल के केस में जो है वो यूट्रस, बहुत सारी चीजें जो है आपको लगातार यूरिन होने लगेगा। उसको हम लोग ने डिस्कस कल किया था। तो ये जो चीजें हैं ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि अगर उस सेम डायरेक्शन में अगर वो अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुंच पाए तो एकदम प्रोलैप्स होगा, लेकिन एकदम बॉडी में डिक्लेयर प्रोलैप्स नहीं होगा, लेकिन प्रोलैप्स का सिग्नल साइन आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अगर मान लीजिए फंक्शनल की अपवर्ड है बट इट गोज एक्सेसिवली अपवर्ड बियॉन्ड इट्स डेस्टिनेशन, हमने आपको बताया था एक्सेसिवली रेस्ट, अगर बहुत ज्यादा पावर से अगर ये ऊपर की ओर चला जाता है, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ की। तो ये एक्सेस कंडीशन कहलाएगा। मान लीजिए एक एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर होती गई, तो डिफिशिएंट एनर्जी है, ऊपर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची और कमजोर हो गई, डिफिशिएंट हो गई, तो एकदम ही नहीं पहुंच पाई, तो हमारे बॉडी में कई सिम्टम्स आ जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया अपवर्ड नहीं पहुंच पाती। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो सीधा जो है डेस्टिनेशन को भी आगे बढ़ जाती है। नहीं कभी देखे दौड़ने वाला दौड़ते दौड़ते जहाँ पर उसको रुक जाना चाहिए उससे भी 2 डेग आगे बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से एनर्जी जो है वो काफी स्ट्रांग जब हो जाती है तो उसको एक्सेस कंडीशन कहते हैं। ये भी कॉन्ट्राडिक्शन ही है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस कंडीशन कहते हैं। और डिफिशिएंट कंडीशन को जो है वो तो डिफिशिएंट कंडीशन है जिसमें वो गिरने लगता है, यानी एनर्जी जो है डिफिशिएंट होगी, उसके बाद जो है वो सिंक करेगी, उसके बाद वो कोलैप्स कर जाएगी, इस तरीके से वो गिरना चालू होती है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शंस। अब जो है तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस जो है इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर में जो है इन केस ऑफ लीवर, तो ये लीवर के केस में इसको देखा गया है। लीवर के केस में जैसे लीवर के केस में अगर एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है, अगर
एक्सेसिवली अपवर्ड जो डायरेक्शन में अगर जा रही है, मतलब एनर्जी, लीवर में एनर्जी क्या है, वो पूरे शरीर के एनर्जी को कोऑर्डिनेट करती है लीवर। अब क्या है कि उसके अंदर में एनर्जी रुकने लगी है, रुक के बहने लगी है, डायरेक्शन में जाएगी। और वो डायरेक्शन क्या होगा, एक ऊपर की ओर जाएगी, एक नीचे की ओर जाएगी और एक सीधा सीधा जाएगी। हेलो सर, आपकी आवाज धीमी हो गई। सर क्या आवाज नहीं आया सर। वो जो है वो जो एनर्जी जो है, अगर सपोज कीजिए कि अगर लीवर की वो एनर्जी जो ऊपर जा रही है तो क्या क्या काम करेगी। कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं कि वो जो है आपको डायफ्राम को हीट करेगी, प्रेस करेगी, उसके बाद आपके चेस्ट को, अपर वार्मर को प्रेस करेगी, उसमें लीवर है, उसमें हार्ट है, उसमें बैठा हुआ जो है वो आपको लंग्स है। तो हार्ट को प्रेस करेगी तो घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, आपको बेचैनी, रेस्टलेसनेस चालू हो जाएगी, कहीं मन नहीं लगेगा, छटपट छटपट करने लगेगा, अजीब सा बेचैनी होने लगेगा। उस समय तो ऐसा लगेगा कि इमीडिएटली कुछ भी डॉक्टर कहते हम कराने को तैयार है, वो ऐसी स्थिति आ जाएगी। उसके बाद अगर वो ऊपर की ओर बढ़ेगी, दोनों बाजू के साइड में, तो बाजू में स्टिफनेस आ जाएगा। गले में बढ़ेगी तो गले में अवरोध पैदा होने लगेगा कुछ अटक गया है। और मेंटल रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मानसिक तौर से घबराहट होने लगेगी। उसके बाद वो ऊर्जा जब ऊपर की ओर चली जाएगी तो ही माइग्रेन हो जाता है। डॉक्टर साहब माइग्रेन की इलाज करते हैं, लेकिन ये तो लीवर का एक जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, वो एक्सेस कंडीशन में ऊपर चला जाता है। अगर नीचे रहेगा, सिर्फ डायफ्राम के लेवल तक रहेगा, डायफ्राम के लेवल तक रहेगा, स्टोमक के लेवल तक आता है। जब वो हॉरिजॉन्टल अटैक करता है तो स्टोमक को करेगा, स्प्लीन को करेगा। तो स्टोमक को करेगा तो उसकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करता है, वो लोग आगे पढ़ेंगे। तो और नीचे की ओर चला जाएगा तो नीचे की ओर जाकर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब को नीचे डिस्टर्ब कर देगा। तो लीवर का स्टैग्नेशन जो है ना, वो पूरे बॉडी में उसका असर दिखाई पड़ता है, क्योंकि लीवर जो है, लीवर स्टोर करता है। अगर किसी कारण से कोई आदमी एनीमिक होगा, किसी को एनीमिया होगा, यानी ब्लड की मात्रा उसको अगर कम होगी, जैसे जो मेडिकल साइंस अप्रूव करती है कि 13 से 15, 16 होना चाहिए, अगर मान लीजिए वो रेंज नहीं मेंटेन करता है कोई आदमी, तो क्या होगा, ब्लड की मात्रा को स्टोर करने का लीवर को मौका नहीं मिलेगा। तो लीवर को अगर नहीं मौका मिलेगा, उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, तो उसका प्रॉपर फंक्शन, इसका मतलब उसका जितना भी एंजाइमेटिक एक्शन होता है, जैसे आपने सुना होगा एजीपीटी, एजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, जीजीटी, कई तरह का वो सब एंजाइम है। वो सारे एंजाइम में कुछ ना कुछ उसके रेंज में परिवर्तन आ जाएंगे, ठीक है ना। बिलिरुबिन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उसमें भी कुछ अंतर दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि उसको ब्लड चाहिए स्टोर करने के लिए, और ब्लड उसको मिला नहीं, क्योंकि बॉडी में इन टोटलिटी ब्लड कम है, पेशेंट एनीमिक है। जितना ब्लड होना चाहिए उतना ब्लड उसको, बॉडी को ही नहीं मिल रहा है, तो फिर लीवर को कैसे मिलेगा स्टोर करने के लिए, हार्ट को कैसे मिलेगा उसको सर्कुलेट करने के लिए। हार्ट का भी आपको सिम्टम्स आ सकता है एनीमिक। क्या होगा जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आदमी
बहुत ज्यादा टायर्ड, थका हुआ, कमजोर भी हो सकता है, काम करने की इच्छा नहीं हो सकती है उसकी, लो मूड का आदमी हो सकता है, उसको इरिटेशन हो सकता है। अब लीवर का फंक्शन पूरा ब्लड होना चाहिए, वो नहीं है तो क्या होगा, लीवर का जो फंक्शन है, इमोशन, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एंगर इज कनेक्टेड टू लीवर, तो वो आदमी को एंगर भी हो सकता है, एपेटाइट लॉस हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है वो दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि ब्लड, तो ये संदर्भ आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्ट्रावेक्शन जो है इस तरीके से जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो एक्सेस कंडीशन हो सकता है और एक डिफिशिएंट कंडीशन हो सकता है। कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ की जो है वो इंटरनल फंक्शन जो है वो कॉज करता है डिसफंक्शन। अगर मान लीजिए जैसे अभी आपको बताया, लीवर में जो है वो एनर्जी उसका कॉन्ट्रावेक्ट कर रहा है, ऊपर करे या नीचे करे या सीधा करे, एक्सेस कंडीशन में करे। मान लीजिए ऊपर एक्सेस कंडीशन हो रहा है और नीचे उसका एक्सेस कंडीशन नहीं है, डिफिशिएंट कंडीशन है, तो नीचे का आपको सिम्टम्स कुछ और मिलेगा, ऊपर का सिम्टम्स कुछ और मिलेगा। तो ये डिसफंक्शन की वजह से जो है कॉन्ट्रावेक्शन के जो है वो इसके अंदर में, ऑर्गन के अंदर में, इंटरनल ऑर्गन के अंदर में डिसफंक्शन पैदा करेगा, उसके कारण कई सिम्टम्स आ जाएंगे। तो कॉन्ट्रावेक्शन तब आपके दो तरह के हो गए, एक्सेस, हमेशा दिमाग में ये सब याद रखिए, बार बार इसलिए बोलते हैं एक्सेस कंडीशन एंड डिफिशिएंट कंडीशन। जितना भी कॉन्ट्रावेक्शंस एक्सेस टाइप का होगा, ठीक है ना, जितना भी होगा, अगर हम सिर्फ दो को छोड़ दें, स्प्लीन को कर छोड़ दें, स्प्लीन, सिंक और किडनी की कॉन्ट्रावेक्शन, तो ये दोनों को छोड़ दें तो विच आर ऑफ डिफिशिएंट टाइप, वो एक्चुअली डिफिशिएंट टाइप का होता है। नॉर्मल डायरेक्शंस जो होते हैं ये हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। स्प्लीन का जो होता है वो अपवर्ड होता है, दिमाग में रिवाइज कीजिए, स्प्लीन का क्या होता है, डायरेक्शंस की का अपवर्ड होता है। लंग्स का क्या होता है, डाउनवर्ड, डिसेंड होता है। डिसेंडिंग पावर, अगर मान लीजिए लंग्स में जो एनर्जी नीचे जाती है तो डिसेंडिंग पावर, अगर उसकी डिसेंडिंग पावर कमजोर हो जाए तो लंग्स का की नीचे नहीं आएगा। लंग्स में दो चीज होता है, एक उसका होता है बॉडी फ्लूइड और एक होता है की अगर नीचे नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आएगा, और अगर उसका बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं आएगा तो वहां बलगम बन जाएगा, लंग्स का बलगम 15% ऑफ द टोटल बलगम। तो ये जो है आपको होगा, लंग्स डिसेंड करता है, हार्ट भी डिसेंड करता है, क्योंकि ये अपर वार्बर में है, ये नीचे जाता है, लंग्स भी नीचे जाता है, और स्प्लीन क्या है, वो नीचे है तो वो ऊपर जाता है। लीवर जो है वो एसेंड करता है और एक्सटेंड करता है, एसेंड करता है और फैलता भी है, ऊपर भी जाता है, ऊपर फैलता भी है, ऊपर नीचे और ऊपर भी जाता है, चारों तरफ। किडनी जो है ये एनर्जी डिसेंड करती है, स्टमक भी डिसेंड करती है, यूरिनरी ब्लैडर भी डिसेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन डिसेंड और लार्ज इंटेस्टाइन डिसेंड, सब नीचे की ओर और नीचे की ओर जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें कहीं कोई चेंजेज आएगा तो वो कॉन्ट्रावेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रावेक्शन स्टमक में होगा, अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अगर इस कॉन्ट्रावेक्शन जो है वो अगर स्टमक में होगा तो क्या होगा।
स्टोमक की एनर्जी जो आती है नीचे की, एक तो कॉन्ट्राक्शन क्या होगा कि स्टोमक का जो एनर्जी नीचे जाने के बजाय बहुत कमजोर हो जाए, वो भी कॉन्ट्राक्शन ही होगा। और एक कॉन्ट्राक्शन हो जाएगा कि स्टोमक की एनर्जी नीचे जाने के बजाय वो ऊपर जाएगी। अगर मान लीजिए एक्सेस कंडीशन में होता है स्टोमक का, अगर उसका एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिम्टम्स क्या आ जाएगा? जैसे ही ये सिम्टम्स आ जाए तो समझना चाहिए कि स्टोमक क्या एनर्जी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक है नौजिया, भूल आने लगेगी, बहुत लोग का कॉम्प्लेन आता है कि अजीब सा लगता है, खाने का मन नहीं करता है, भूल आता रहता है, वॉमिटिंग करने का वॉमिट होता नहीं है, लेकिन दूसरा केस में वॉमिट होने भी लगता है। तीसरा में जो है वो डकार आने लगता है, और आगे अगर बढ़ता है तब उसके बाद जो है दूसरा जो है वो हिचकी आ जाती है, हिकअप। दूसरा में आपको हिकअप जो है वो आएगी। तो लगातार अगर हिचकी आ रही है तो समझना चाहिए कि स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन है एनर्जी का। बहुत लोग को बहुत लंबे समय तक हिचकी आती रहती है, तो जब तक उसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म नहीं होगा तब तक वो नहीं हिकअप रुकेगा। कॉन्ट्रैक्शन अगर स्प्लीन में हो जाए तो क्या है, जब वो डिफिशिएंट होती है तब होता है उसकी कमजोरी, या सिंक कर जाए या कोलैप्स कर जाए। तो इस तरीके से जो है उसमें हो जाती है। प्रोलैप्स होने का मतलब है वही मैंने आपको जो बताया, अपने स्थान से हटना। बहुत लोगों को पाइल्स का कॉम्प्लेन होता है, फिस्टुला का कॉम्प्लेन होता है, अंदर अंदर डिसअरेंजमेंट हो जाता है। जो चीजें थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए, वो नीचे। जो ब्लड जो है ब्लड वेसल में मूव करना चाहिए और लीक कर करके बाहर आ जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा। जो हमारे विद इन ब्लड वेसल्स, हमारे वेन में, हमारे आर्टरी में, हमारे वेन कावा में, हमारे ब्लड कैपिलरीज में जिसको कहना चाहिए, वो उसमें ना बहकर लीक करके बाहर आ जाएगा। तो ब्लीडिंग भी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वेरिकोस वेन भी है जो आप गुच्छेदार वेन देखते हैं, पैरों में दिखाई पड़ता है। हेमरोइड्स, पाइल्स। इसके अलावे फीमेल के केस में जो गायनी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें प्रोलैप्स होते हैं, मेल के मामले में भी होते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है तो भी वो बहुत ज्यादा यूरिन करने जाना पड़ता है, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो एक प्रकार का प्रोलैप्स ही है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्ट्रावेक्शन के कारण वहां पर कॉन्ट्रावेक्शन उत्पन्न हो सकता है अगर प्रोलैप्स होगा। कॉन्ट्रावेक्शन अगर लंग्स का होगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी नीचे जाने के बजाय अगर ऊपर जाती है तब। तो आपको याद है कि लंग्स जो है वो कनेक्टेड है श्वास के किस क्रिया से? छोड़ने से, एक्सहेलेशन। और लेने से जो है वो किडनी रिलेटेड है, किडनी के साथ लीवर रिलेटेड है और उसके साथ हार्ट रिलेटेड है। 4 ऑर्गन हमने डिस्कस किया था। तो खैर आप खाली किडनी और लंग्स को अभी मेमोरी में रखिए। अगर आपको श्वास छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लंग्स की एनर्जी नीचे उसको जाना चाहिए, उसमें कहीं रुकावट स्टार्ट होगी, तो आपको जो है वो स्टार्ट हो जाएगा लंग्स का जो है छोड़ने वाली प्रॉब्लम, एक्सहेलिंग। और किडनी में आएगा तो इनहेलिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा लंग्स में
तो आपको कफ बनने लगेगा। जो अभी हमने चर्चा किया कि जब उसकी बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं जाएगी तो वो जमा हो जाएगी लंग्स में, और लंग्स में जमा होगा तो वो कफ बन जाएगा, और कफ जो बन जाएगा उसका फॉर्म होता है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, फ्लेगम जब पढ़ाए थे तब। तो वो जब बन जाता है, कफ जब बन जाता है, कफ इज हैविंग ए फॉर्म। और आपको हमने बताया था कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसके फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बनना, जैसे आपको स्टोन का बनना, मैंने आपको बताया था, जैसे गांठ का बनना। तो उसी तरीके से कुछ फ्लेगम का फॉर्म नहीं होता है, कुछ फ्लेगम का फॉर्म होता है। तो वो जो है आपको लंग्स में आकर उसका बॉडी फ्लूइड जमा हो जाएगा। जमा हो जाने तो क्या होगा, अब आप देखिए, इसका फंक्शन जो है श्वसन संस्थान से है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से है, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, कफ बनेगा, श्वास लेने में दिक्कत। तो अस्थमा एक बीमारी नाम सुने होंगे, वो अस्थमा, डॉक्टर बताता है कि अस्थमा हो। उसके बाद अगर कॉन्ट्रावेक्शन किडनी में होती है तो भी अस्थमा से रिलेटेड होगा। और इनहेलिंग, जो श्वास लेते हैं उसमें आपको दिक्कत होने लगेगी। प्रॉपर श्वास पूरा भर के नहीं लीजिएगा, बहुत हल्का श्वास लगेगा कि छाती के ऊपर से ही श्वास ले रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि गले से ही श्वास ले रहे हैं, नाभि से लगे कि पूरा आप भर रहे हैं, तो और नाभि तक छोड़ रहे हैं, तो ये प्रॉपर, इसको एक साइकिल ऑफ द रिस्पिरेशन हम कहते हैं। अनुलोम विलोम जो है वो एक साइकिल की तरह पूरा होता है। तो ये कॉन्ट्रावेक्शन है, इसमें भी अस्थमा आ जाएगा। अगर कॉन्ट्रावेक्शन जो है हार्ट में होता है तो उसकी एनर्जी जाती है नीचे, अगर नीचे नहीं गई तो नहीं गई, अगर उसका कॉन्ट्रावेक्ट कर गया, नीचे जाने के बजाय ऊपर ही रह गई, तो प्रॉब्लम तो बहुत होगी। लेकिन एक तो सिम्टम्स आप समझिए, नींद नहीं आएगी, मेंटल रेस्टलेसनेस हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ लीवर होता है, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही दिया है। अगर वो ऊपर जाता है तो क्या होगा, अगर वो जाकर के स्टोमक से टकराता है, स्प्लीन से, एक मेजर बीमारी होती है जिसका नाम डायबिटीज है। इसके अलावा सिम्टम्स बहुत होते हैं, लेकिन ये एक मेजर मेटाबॉलिज्म का एक बीमारी है, और बड़ी संख्या में वर्ल्ड में लोग इससे पीड़ित हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये बीमारी आपकी हो सकती है, जो मैं पहले ही बताया, नौजिया होगा, बिल्चिंग होगा, वॉमिटिंग होगा, इपीगैस्ट्रियम, पेट फूल जाएगा। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रावेक्शन जो है वो लीवर में होता है, तो आपको जो है वो क्या हो जाएगा, इस स्प्लीन में जाके करेगा तो डायरिया हो जाएगी, तो जो एनर्जी ऊपर जाने वाली है वो नीचे जाने लगेगी। और कॉन्ट्रावेक्शन जो लीवर की का है, अगर वो जो है आपको गोइंग डाउनवर्ड, तो वो जो नीचे जाने वाली एनर्जी है वो अगर कॉन्ट्रावेक्ट करेगी तो यूरिन में लहर जलन होने लगेगा और यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपको कॉन्ट्रावेक्शन में दिखाई दे सकती हैं। मेरे हिसाब से आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है ना? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? यस सर। Yes. ओके। कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ स्टमक, ओके। कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ स्टमक की जो हमने आपको बताया कि वो सारी चीजें हो सकती हैं। ये कॉन्ट्रावेक्शंस
का आपका चैप्टर्स है which I have completed in short. ये काफी लंबा भी है, तो हम लोग इसको लंबे तौर पर भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन जो है, जैसे मान लीजिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एनर्जी जो है अगर स्टोमक में हो रहा है, तो हमने नोजिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग, हिकअप बताया। तो क्या होता है कि स्टोमक की फंक्शन की जो होती है, भोजन में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको मिलाकर एवं उसको छोटे छोटे टुकड़े में घोल के रूप में परिवर्तित कर नीचे पाचन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्टोमक का फंक्शन पढ़ रहे हैं। स्टोमक का फंक्शन जो होता है, स्टोमक का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पाचन से रिलेटेड है। वो भोजन को काइम में परिवर्तित करता है। काइम जो है वो पाइलोरस होकर करके डिओडेनम होते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और फिर उसके बाद उसका डिफरेंट पार्ट्स में उसका फंक्शन, उसका डाइजेशन होता है, और अल्टीमेट जो है बाउल मूवमेंट होता है, तो वो वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर जो है स्टोमक की जो है अगर नहीं डिसेंड कर पाता है, तब क्या करेगा, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, और इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ स्टोमक और एरिमेडियन की। तो दो तरह से हो सकता है। एक है वही कॉमन फॉर्मूला याद रखिएगा, एक एक्सेस कंडीशन, एक डिफिशिएंट कंडीशन। अब जो है इमोशनल प्रॉब्लम भी इससे कनेक्टेड होता है। आपको याद होगा अर्थ इज कनेक्टेड टू एंजाइटी, ये हम लोग पढ़े हैं बहुत शुरू में। एंजाइटी, वरी, ठीक है ना। इससे ये स्टोमक का कैरेक्टर है। इमोशनल प्रॉब्लम जो एंजाइटी होती है, जो है उसमें हम आपको बताए थे कि स्टोमक जो है उसकी एनर्जी नीचे की ओर जाती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर यही चीज जो है कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेगी, तो ये एक इम्प्रॉपर कंडीशन जो है वो पैदा कर सकती है। जैसे मान लीजिए ये कैरेक्टर तो हम लोग नोजिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग, हिकअप वाला डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मान लीजिए आपको जो है खाना जो है आमाशय में वापस मुंह में भी आने लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा खाना उलट करके आ रहा है, तो ये भी जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन ही है। और कई बार ऐसा होता है कि खाना खा लीजिए तो खाने का मन नहीं है। तो दीज आर दी सिम्टम्स, ये सिम्टम्स है स्टोमक के कॉन्ट्राडिक्शन का। याद रखना, जनरली ऐसा जो है केस आपको बहुत आएगा। और स्प्लीन का जब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो हमने एक शॉर्ट में बता दिया था आपको, प्रोलैप्स होगा, वेरिकोस वेन्स होंगे, हेमोरॉइड हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि स्प्लीन की जो एनर्जी है ये जाती है ऊपर की ओर। कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है और हार्ट में जाती है। तो लंग्स क्या करता है, उसको वो जो ऑक्सीजन लेता है उसके साथ उसको मिला देता है, मिक्स करता है। यानी जो श्वास लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जो श्वास लेते हैं वो श्वास में ऑक्सीजन होता है। तो हम एयर की को हम मिलाते हैं फूड के साथ, तो ये फूड की होता है। स्प्लीन जो है वो फूड की बनाता है।
अगर मान लो स्प्लीन की स्थिति अच्छी नहीं हो, कमजोर हो, तो फूड की नहीं बनेगा, तो ये लंग्स में नहीं जा पाएगा। अगर जाता भी है तो इसकी मात्रा कम जाएगी, तो एनर्जी की शुरुआत हो जाएगी आपकी कम होने की। स्प्लीन अगर डिफिशियंट है तो आपको कमजोरी हमेशा लगेगी, वीकनेस हमेशा लगेगी, क्योंकि फूड की ही कम बनेगा। अब फूड की जब कम बनेगा तो आपको वीकनेस हो ही जाएगा। सारे ऑर्गन कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है स्प्लीन। तो आपको जो है ये लंग्स में जाकर करके वहां पर क्या करता है, गैदरिंग की बनाता है। तो ये गैदरिंग की जो है वो चला जाता है स्किन में, और एक चला जाता है न्यूट्रिटिव की होकर करके पूरे बॉडी में। तो डिफेंसिव की अगर कमजोर हो जाएगा तब तो सारे जो है पैथोजेनिक फैक्टर्स के हमले स्टार्ट हो जाएंगे। विंड हीट का, विंड कोल्ड का, सब चीज का होगा। हमारा जो इम्यून पावर है वो कमजोर पड़ जाएगा, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो पोर्स होता है, हेयर पोर्स बॉडी का, उसका खुलना और बंद होना तो ये लंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। लंग्स एंड हार्ट, आइदर लीवर एंड किडनी, तो ये लंग्स एंड हार्ट दोनों मिलकर ये फंक्शन को करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स। तो जब एनर्जी ऊपर नहीं पहुंचेगी तो फिर हार्ट जो है वो ब्लड को फॉर्म करता है एंड ब्लड को सर्कुलेट करता है और ब्लड को गवर्न करता है। तो ये सारा चीज तो कमजोर हो जाएगा आपका, मतलब मिस्टर एक्स का। तो कहने का मतलब है कि ये जो है लंग्स में स्प्लीन जो है वो अपने फंक्शनल की, उसका अपना फंक्शनल की है, वो फंक्शनल की गोज अप टू लंग्स एंड हार्ट in sending food essence to these organs where they are transformed into ki and blood. ये क्या करता है, की को नीचे भेजता है और ब्लड को भी सर्कुलेट करता है, क्योंकि हार्ट इज ए पंपिंग स्टेशन ऑफ for blood circulatory systems. It is having 4 chambers, 2 chambers upper and 2 chambers lower is called ventricle and upper is called the auricles. Tricuspid valve, bicuspid valve, also called mitral valve, covered by pericardium, myocardium, and internal partitions are made up of endocardiums. There is 2 artery, major artery. One is called the pulmonary artery, having pulmonary valve. Aorta is having aortic valve, which supplies pure blood to the whole body, and pulmonary artery supply impure blood to the lungs for purifications. And then after purification it comes to the pulmonary vein to the left side of the heart auricle, and then it comes to the ventricle, and after diastolic pressures that it goes to the aorta and it circulates in whole body. So this is about the something about the function of the heart. तो ये जो आपको जो है ये नीचे की ओर भेजता है, और मान लीजिए कि if the spleen function does not ascend properly, जो की को बनाया वो की को अगर वो ऊपर नहीं भेज पाया तो the food essence will not be transferred upward, तो क्या कॉज हो जाएगा, आपको अभी बताए थे, then diarrhea will be caused. In long run there will be deficiency of ki and blood. वो तो आपको मैं कई बार बताया था कि अगर ब्लड की डिफिशियंसी होगी तो ब्लड की डिफिशियंसी होगी,
लीवर की डिफिशियंसी होगी तो एसपी की डिफिशियंसी होगी तो किडनी की डिफिशियंसी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना लॉन्ग टर्म तक ये रह गया, समझ गए ना। तो स्प्लीन डिसेंडिंग जो होता है इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ स्प्लीन की, इसको रिविलियन की भी हम लोग कहते हैं। एबनॉर्मल जो है वो एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। और एसेंडिंग की जो होती है लिफ्ट दी बॉडी ऑर्गन्स इन दी। अब आप यूँ समझिए कि आपका जो स्प्लीन है इट परफॉर्म्स टू फंक्शंस, वन इज द डिसेंडिंग, अनदर इज द असेंडिंग। डिसेंडिंग जब होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या होता है, इसको कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा इसका नॉर्मल फंक्शन है ऊपर जाना, नीचे आएगा तो कॉन्ट्रावेक्शन हो जाएगा। और इसका जो असेंडिंग जो है वो असेंडिंग क्या करता है, ऑर्गन को लिफ्ट करता है, और डिसेंडिंग क्या करेगा, इसको कमजोर कर देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्प्लीन पर बहुत फोकस करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है। उसके बाद जो है आपको, हम लोग ने प्रोलैप्स के बारे में तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोलैप्स होते हैं और हम इसको डिफिशियंसी के लेवल पे देखते हैं, सिंक के लेवल पे देखते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को तो नहीं पता चलेगा। कोलैप्स करने के बाद जो है तो कठिनाई होती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इमरजेंसी का केस हो जाता है। उस समय स्वेटिंग रोकना चाहिए, नहीं तो ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिक हो जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। जो ऑर्गन्स ब्लड से रिलेटेड है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो जाएगा तो ब्रेन में नहीं पहुंचेगा, तो उसको एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक फिक्स्ड ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको कॉज कर जाएगी। लंग्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी भी आपको डिस्कस चुके हैं, दोबारा हम इसलिए बोल दे रहे हैं कि दिमाग में रहनी चाहिए। वो है कफ एंड अस्थमा, ये इसका प्रॉब्लम होगा। रोज जो है श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, उससे किडनी, लीवर, हार्ट और लंग्स की स्थिति को आप जान सकते हैं। अगर इसका कॉन्ट्रावेक्शन हो जाएगा तो कफ बनने लगेगा और अस्थमा हो जाएगा। अगर मान लीजिए अस्थमा होता है तो कनेक्ट कीजिए क्या क्या हो सकता है। ब्रीथलेसनेस हो जाएगा, श्वास लेने में कठिनाई हो जाएगी। आपको हाइपोकॉन्ड्रियम जो है लगेगा भरा भरा हुआ, यानी बॉडी का जो लेटरल साइड है वो लगेगा आपको एकदम भरा हुआ। ये आपको फूला फूला हुआ लगेगा और हो सकता है पेनफुल भी हो जाए। तो ये आपके जो है आपके किडनी में भी सेम सिम्टम्स आते हैं, बिकॉज किडनी और लंग्स बोथ आर कनेक्टेड। ये वर्टिकल रिलेशंस है। ये लंग्स अपने एनर्जी को नीचे तक भेजता है और ये अपनी एनर्जी को ऊपर तक भेजता है, और दोनों के बीच ये कोल्डनेस को बढ़ा के ऊपर जाता है, ठीक है ना। और वो जो है अपनी एनर्जी को नीचे भेजता है मिलने के लिए। अगर मान लीजिए नीचे से एनर्जी ऊपर नहीं जा सके तो नीचे प्रॉब्लम होगा लोअर वार्बर में, और अगर ऊपर की एनर्जी डिसेंड नहीं कर सके तो लंग्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रावेक्शंस, और इस कॉन्ट्रावेक्शन को आप जो है
बढ़िया से समझे होंगे। सो दीज आर दी हम लगातार एनर्जी पे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको जो है जो भी उसका पॉइंट्स है, जहां तक हमें अपने दिमाग में आता है हम उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और इसको जो है आप लोग भी अपने लेवल से इसको कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर में एनर्जी का क्लास ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इन यांग जो हमने आपको पढ़ाया है उस इन यांग का एक एक पॉइंट जो है समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज्यादा बोलना और कम बोलना, कम बोलने वाले का और क्या क्या गुण हो सकता है और ज्यादा बोलने वाले का क्या हो सकता है। दौड़कर चलने वाला, बहुत फास्ट चलने वाला और स्लो चलने वाला, तो इसको थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करके मैं जो बार बार बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। 5 एलिमेंट्स का मैंने चार्ट भेज दिया है, वो 5 एलिमेंट्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। 10 एलिमेंट्स भी हमने आपको पढ़ा दिया था, 10 एलिमेंट्स को भी समझने की जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट कीजिए कि 5 मेटाफिजिकल और 5 फिजिकल होते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। 5 पित्त और कफ को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसको समझने से क्या होगा कि तब आप बहुत सारी चीजों को कोरिलेट कर सकिएगा। तो अभी जैसे मैंने आपको स्टैग्नेशन बताया, फिर आगे भी स्टैग्नेशन हम बता सकते हैं, कोई सिम्टम्स होगा उसको हम आपको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बार बार जो है आप अपने दिमाग में दोहराइए, समझिए, और कैसे जो है इन और यांग का जो रिश्ता है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस पर तो हम लोग क्लास लिए हैं। हो सकता है कल जो है हम लोग कुछ इसी चैप्टर में से कुछ नया चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए पीछे वाली चीजों को जरूर रिवाइज कीजिए। हम चाहते हैं कि टाइम का सही उपयोग आप लोग कर लीजिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो इसको आप लोग उपयोग कीजिए, ठीक है? With this, I conclude the class today, and I hope that all of you have understood the topic. Okay?